We warmly welcome you, Sayyid Muzammil Shah is here. We warmly welcome you, sir, on the stage. बजाय इसकी कि हम चीज़ों को सच्ची तौर पर देखें, थोड़ा सा मैं जेनरिक और जनरल सा क्वेश्चन करूंगा, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलरली चीज़ों की तरफ आते हैं. तो yeah. गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. बहुत अच्छा लग रहा है इतनी बड़ी अटेंडेंस देख के, एंड स्पेशली हाउ कीन यू आर टू लिसन टू दीज डिबेट्स शोज अ पॉजिटिव फ्यूचर समहाउ. तो इसमें सबसे पहले तो आपने कहा 8 फरवरी का इलेक्शन तो 9 फरवरी को हुआ था. एक थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ. 8 को वो हुआ था जो हमने किया था, और 9 को वो हुआ था जो आपने देखा है. तो अब बात यह है कि आपने एक सवाल किया कि रिपीटेड इलेक्शंस की एक्सरसाइज पाकिस्तान में होती रही हैं, लेकिन क्या उससे कुछ हमने अचीव अगर नहीं किया तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं. अब पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले तो सारी अक़वाम को जो एक मुल्क के अंदर या टेरिटरी के अंदर रहती हैं, उनको एक सॉवरन पे अग्री करना पड़ता है. उसी को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इमरानी मुआहदा कहते हैं. यानी कि मैंने अगर एक गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, एक हायरार्की फॉर्म करनी है जो कि आके मेरे मुआशरे पे रूल करे, उसको गवर्न करे, तो पहले यूनिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेड ज़रूरी है. रिप्रेजेंटर तो बाद में आता है ना, जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पहले जो नुमाइंदगी करवाना चाहते हैं क्या वो एक हैं या नहीं, ये सवाल कभी किया हमने. उसकी वजह है कि अगर हम इसकी रूट्स में जाएं कि आया जो मुआशरती इकाइयाँ हैं पाकिस्तान की, जिसमें ठीक है सूबे भी हैं, जिसमें अक़वाम भी हैं, जिसमें क्रॉस क्लासेस भी हैं, इंटरसेक्शनैलिटी हर किस्म की आती है, क्या उनका एक कंसेंसस पैदा हुआ है इस बात पे कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए? क्या उनका कंसेंट लिया गया है इस बात पर कि अगर आपको एक हुकूमत चाहिए तो उसकी नेचर क्या होगी या फिर उसका फ्रेमवर्क क्या होगा? अब इसमें अगर हम पार्टीशन पे चले जाएं तो उसके बाद का जो पाकिस्तान है, उसमें आपको मालूम है कि अगर बलूचिस्तान की हम बात कर लें तो वहाँ तो उससे पहले 2/3 अक्सरियत से गौस बख्श बजिंजो ने जो करारदाद पास करवाई हुई थी, जिसके तहत वो तो अग्री नहीं कर रहे थे यूनियन का पार्ट बनने पे, तो एक इकाई को तो आप वहीं से साइड पे कर दें, उसकी वजह कॉन्सेंट तो नहीं लिया आपने उसका. ठीक है, आगे चलें. अगर केपी की बात करें तो वहाँ पर जो रेफरेंडम हुआ उसकी तारीख भी आप पढ़ सकते हैं कि वो किस नौइयत का रेफरेंडम था. गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लीजिए, वो आज तक पाकिस्तान का फॉर्मली हिस्सा नहीं बन सका. वो अब भी कह रहे हैं यहाँ खालसा सरकार लॉज वापस आ चुके हैं, 70 साल में हमें कुछ नहीं मिला, ज़मीनों पे कब्जे हैं. इसके अलावा वहाँ पर जो हुकूमतें आती हैं, जो वहाँ असम्बली है, उस सारी असम्बली की ताकत गुजरांवाला या फैसलाबाद या लाहौर के एक MNA के बराबर नहीं है. तो ये वो भी आपने देख लिया कि उनकी राय क्या है. फिर आपने ये भी देख लिया कि मुजफ्फराबाद से आगे जाए तो कितने बिल चले पिछले साल, कितने एहतजाज हुए, रिसोर्सेज के हवाले से किस कदर लोगों ने एहतजाज किए कि यहीं का पानी है लेकिन हमें बिजली नहीं मिल रही. वही
बात जो हम पेरिफेरीज में बाकी सुनते हैं कि रिसोर्स हमारा था, लग कहीं और रहा है। वही बात जो किसी दौर में बंगाली कहा करते थे कि इस इस्लामाबाद जहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं इससे पटसन की बू आ रही है। फिर उन्होंने 6 नुकात लिखे और उन्होंने कहा कि हमें लायक ज्यादा है असेंबली में। वो कहते हैं कि अगर जिन्ना सब लायक ना होते और कोई पॉलिटिकल फिगर या पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते तो आज पाकिस्तान इस स्टेज पे ना पहुंचता, क्योंकि एक एक्सक्यूट लायर की ही ये वो ख्वाहिश होती है कि वो जो बात कहता है वो सही होती है। जिस तरह उन्होंने डॉक्टर खान साहब की गवर्नमेंट गिराई केपी के अंदर, और जिस तरह उन्होंने जबान का मसला बनाया है कि बस जो मैं कहता हूँ ये सही है। तो आप मुझे बताएं कि आया हमारा जो स्टेट है वो मॉडर्न है, सोसाइटी ट्रेडिशनल है, फिर स्टेट वीक है, सोसाइटी स्ट्रांग है। तो ये जो सारे डायलेमास ऊपर हमें नजर आ रहे हैं, इसकी बुनियादी रूट काज कहाँ हम ट्रेस कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी बात करें। देखिए, एक तो आपके सवाल में ही जवाब है जब आपने कहा कि असेंबली तोड़ दी केपी की, उस वक्त तो खैर सरहद कहते थे। तो अब अगर आकर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनली असेंबलीज को तोड़ेगा, डिसॉल्व करेगा, घर भेजेगा, तो वो उन्हीं की सुन्नत को उजागर कर रहा है। उसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका फाउंडिंग प्रिंसिपल ही ये था कि उसके बाद आकर हमने एक सेरेमोनियल जो कि कहना चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक पोस्ट थी वो ले लेनी है, खुद इलेक्शन नहीं लड़ना, उसमें कंटेस्ट नहीं करना। इसके अलावा इख्तियार कहीं की रवायत तो पहले रोज से पड़ गई ना, जब हमने देखा कि वैसे तो लियाकत साहब हैं लेकिन असल में किसी और के पास है ताकत। फिर इसके बाद में 8 सालों में हमने 7 वज़ीर आज़म फारिग कर दिए पहले। तो अगर हम ये कहें कि ये सब किसी एक फैमिली, एक शख्स ने किया, इन्होंने हिस्सा डाला है उस बहती हुई गंगा के अंदर जो कि पहले से बह रही थी। ये बड़ा क्लोज्ड किस्म का एक व्यू पॉइंट हो सकता है कि अगर आज कोई ये प्रॉब्लमेटाइज करना शुरू हो जाए, जिस तरह खान साहब ने किया और लोगों ने किया कि बाहर पड़े हुए हैं $200 अरब वापस आएंगे, आप सबके पास मर्सिडीज आ जाएगी और ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो ये मतलब दिस इज़ अ नैरो काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ना। अब पॉपुलिस्ट का काम ही यही है कि जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करके आपको ये बता दें कि ये 2-4 काम कर लें, सब बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट की तरह पॉलिटिकल स्पीच खत्म हो जाएगी कि शुरू में एरियल का ऐड चला है और कपड़े गंदे हैं और बच्चा माँ के पास आया, धो के वापस कर दिए, ऐड खत्म हो गया, सब खुश होकर सो गए हैं रात को। पॉलिटिक्स भी ऐसी हो गई है, क्योंकि अब अगर आप देख लीजिए कि मैं तो कहता हूँ कि बेशक ये अच्छा एक साइन है कि लोगों ने आकर वोट दिया है, वो सब किया है, लेकिन अनलेस वी रेगुलेट आवरसेल्व्स इन अ वे कि हमारी पॉलिटिकल एजुकेशन कितनी ज़्यादा है, तो उसके बाद अगर हम एक मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ भी चले जाएं तो क्या उसका कोई फ़ायदा इससे पहले हुआ? सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट भुट्टो साहब को ही हम करते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएं और फैसलों को पढ़ें जो कि उनके दौर में हुए थे, जिसमें सेकंड अमेंडमेंट भी है, एक्स कम्युनिकेशन ऑफ अ माइनॉरिटी भी है, जिसके अंदर ये है कि जिसने ईस्ट पाकिस्तान में जाके खून की होली खेली उसको आर्मी चीफ लगा दिया, टिक्का खान को। पूरी दुनिया ने ये कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा मेरी मर्जी है। जीडीपी की रेशो से सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट बढ़ाने वाले इंसान का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल के लेफ्ट को तोड़ दिया। आसमा जहांगीर के वालिद को अरेस्ट करवा दिया, ठीक है, वहाँ जाके असेंबली तोड़ दी दोबारा से। फिर आप ये देख लीजिए कि लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर साद रफीक के बाप को गोलियां लगी। इसके अलावा जो बड़े लीडरान थे पश्तून नेशनलिस्ट, उनके साथ क्या हुआ, और जिस तरह से एफएसएफ जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स उन्होंने रेज की वो क्या फंक्शन प्ले कर रही थी, वो भी आप देख लें। तो हमारे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हीरोइज्म भी नहीं है, हम तो सेलिब्रेट भी अनफॉर्चुनेटली लेसर ऑफ द इवल को कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग दैट स्टेज एन इवल व्हाटएवर यू मे से। उसमें प्रोपोर्शन कम है उस जहर की जिससे हम और आप छुटकारा चाहते हैं, लेकिन है तो सही ना। तो मुझे तो ये लूप दिखाई देता है कि मेरा ख्याल है कि सबसे आसान काम ये है कि इस्टेब्लिशमेंट एक लीडर को जेल में डाले, आप सब उसको वोट दें, सब कहें यार क्या जबरदस्त ओपिनियन है हमारी, बिकॉज दे क्रिएट एन आर्टिफिशियल सिंपैथी, you respond to that sympathy and you think that you have won. No, you haven't. You are in the loop. They create the loop. ये जो सिमुलेशन है जिसके अंदर हम और आप जिंदा हैं कि यार 18 में नवाज के साथ ज्यादती हुई थी उसको वोट देना है, अब 23 में 24 में खान के साथ ज्यादती हुई थी इसको वोट देना है। ये ज्यादतियों को ही वोट देते रहना है हमने, अपने आप को कभी वोट नहीं देना। ये इन्हीं को ही वोट देना है जिसके साथ ज्यादती होगी, उठा के ले गए और जाओ दे दो वोट उसको जाके। एक हफ्ता पहले जो 3 फैसले आए इद्दत मैंने कहा ये वो, it was systematically created to fool all of you. मुझे घर बैठ के पता भी नहीं होता कि उनकी कोई ट्विटर के ऊपर जलसा हो रहा है, इंटरनेट बंद हो जाता है और वो पॉपुलर हो जाता है, और कि अच्छा वो होना था लेकिन अब नहीं हो रहा है, तो मजीद सिंपैथी गेन करो बैठ के। इसके अलावा लोगों की प्राइड क्या है कि यार खंबे को भी खड़ा कर दे वोट दे देंगे, यार अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ शेम कि मैं ये देख ही नहीं रहा कि मेरे हल्के के अंदर जो खड़ा है उसका विजन क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उसकी पॉलिटिकल एजुकेशन क्या है, उसका 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर कैसे वापस लेके आएगा, डेट क्राइसिस से कैसे निकालेगा। ये जो मेजोरिटी वाले कोई भी आ गए हैं ना, इनसे पूछ रहे फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, जवाब नहीं होगा इनके पास। अगर आपने टिकटॉकरों की एक जो है ना वो मेजोरिटेरियनिज्म क्रिएट करनी है, तो फिर तो मैं भी चल के यहाँ पे म्यूजिक लगा लेता हूँ बाहर, पीछे से खड़ा हो जाता हूँ एमएनए के लिए। बात ये है कि लेजिस्लेशन जो है इट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। वो मैं भी नहीं कर सकता, वो कोई ऐसा आदमी नहीं कर सकता जिसके पास वो पर्टिकुलर एजुकेशन ही नहीं है। अगर तो मेरा पॉलिटिकल रिकॉर्ड ये है कि मैंने असेंबली के अंदर से 38 ऑर्डिनेंस पास करवाए हैं 3 सालों में, 2% मेरी असेंबली के अंदर हाजिरी है। मेरे आसपास जो सारे फिर रहे हैं वो सारे टाइकून है प्रॉपर्टी के। मैंने सिर्फ प्लॉट काटने के अलावा, ठेके देने के अलावा कुछ किया नहीं है। मुझे वॉल स्ट्रीट जर्नल और जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कहता है कि प्रेडेटर ऑफ द प्रेस, ये मेरा नाम लिख के बाहर छप रहा है। और मैं उस बंदे के लिए सिंपैथी किसी के लिए भी हो जाए बेशक, चाहे वो 18 में थी या उससे पहले थी। 93 में क्या किया, नवाज शरीफ से सिंबल ले लिया साइकिल का, और लास्ट पॉइंट पे कोई और दे दिया, सिंपैथी वोट पड़ना शुरू हो गया, 97 में वजीर आजम बन गया। इससे पहले बेनजीर साहिबा के साथ यही हुआ कि जब वो वापस आई 88 में, तो आईडी कार्ड की शर्त जो है वो आखिरी पॉइंट के ऊपर रख दी, ताकि जो गांव के लोग हैं उनके पास आईडी कार्ड नहीं है, वो वोट नहीं कर सकते। तो ये हर इलेक्शन से पहले एक सिंपैथी के लिए वो एक पुतला खड़ा करते हैं और हम और आप भाग पड़ते हैं उससे। बात यह है कि क्या इन सारे नारों से, इन सारी चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकल या एक्शनेबल चेंज आया है कभी? मैं तो गया हूँ हल्कों में, लोगों से पूछा किसको वोट देना है, उन्होंने कहा कि उस जमात को। तो मैं कहता हूँ ये किस लिए, क्योंकि उसने यूएन में जाके तकरीर की थी हमारी सरबुलंदी के लिए। मैं कहा पानी आ गया घर में उससे आपके। तो बात यह है कि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी भी इसी निज़ाम से आई थी, वीमार रिपब्लिक के अंदर जर्मनी में। 33% वोट लिया था और आगे चांसलर को उड़ा के एनेबलिंग एक्ट पास कर दिया और कहा कि अब हम नहीं हैं, आप सारे घर जाएं। अगर आपने किसी को जज करना है तो उसका सोशल प्रोजेक्ट देखिए कि वो कैसा है, ये देखिए कि वो खवातीन के बारे में क्या बात करता है, ये देखिए कि वो सिविल लिबर्टीज़ के बारे में क्या सोचता है। अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमा दिया कि हमारे जलसों के अंदर कम से कम औरतें डांस नहीं करती। तो इस विजन वाले इंसान को अगर आप लेके आ रहे हैं इस दौर में जहां 51% वर्क फोर्स को, तो वो वैसे ही सेक्सुअलाइज कर रहा है बैठ के। इसके अलावा जो दूसरे वाले हैं जिनको हमने चैंपियन बनाया हुआ है डेमोक्रेसी का, भी उनके इस बार के मैनिफेस्टो को पढ़ा है किसी एक ने जो यहाँ बैठा हुआ है, जिसने उनको वोट दिया? मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि 4 साल का वजीर आजम आएगा और डायरेक्ट इलेक्शन होगा वजीर आजम का। तो मैंने पूछा वलीद इकबाल साहब से कि कैसे होगा, उन्होंने कहा आइन बार फेंक देंगे, नया ले आएंगे, इसमें क्या है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर हम इसी लूप में फंसे रहना है हमने कि एक ने सिंपैथी क्रिएट करनी है और आपने उसकी तरफ भागना है, तो ये तो 70 साल से यही फिल्म लगी हुई है। फिर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 10% भी टर्न आउट ना हो तो फिर फेज 7 खत्म होगी पावरफुल क्वार्टर्स की। दुनिया को क्या बताएंगे क्या इलेक्शन करवाया है? असल तो मसला तब एक्सपोज तो तब होंगे ना जब जाके आप लोग बताएंगे कि हमें कोई भी नहीं चाहिए, आप सारे अपने पास रखें जेब में। हर 5 साल बाद किसी को अडॉप्ट करके गोद में बिठाते हो फिर निकाल देते हो। ये किस किस्म की कंसिस्टेंसी है? आप लोगों का ख्याल है कि ये ज्यादतियां जिनके साथ हो रही हैं कल वापस आ जाए तो ये तराने नहीं बजवाएंगे इन्हीं के जिनके खिलाफ आज बोल रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। कैसे कर सकते हैं वो सब, जो कि उनकी क्रिएशन का सबसे बड़ा सब्सटेंस ही वो है। अभी भी यही मसला ये था कि ये वाहिद एक्सक्लूसिव तहरीक थी जो कह रही थी कि हमें क्यों नहीं लेके आए, ये नहीं थी कि सियासत से निकल जाओ। और दिस इज अ मैसिव डिफरेंस। तो बात यह है कि अगर आपने ऐसे ही पर्सनैलिटीज़ के पीछे भागना है तो फिर वो पूरी तारीख पड़ी हुई है, वो पढ़ लीजिए कि उसके बाद हमें क्या मिला या क्या उसमें से निकला। पार्लियामेंट की तरफ बात आएगी और लोग खत्म हो। देखिए पहले उसके लिए ये जो आपको जिस मज़ामत की हम बात कर रहे हैं, ये चलाए बगैर हो नहीं ना सकता। अगर तो इसके बगैर कोई चारा है कि हमें प्लेट में सब कुछ मिल जाएगा, ना हमें कोई राइट्स मांगने पड़ेंगे, ना उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ना बात करनी पड़ेगी। ये जो एक्सरसाइज आज हो रही है कि आप आए हुए हम बात कर रहे हैं, अगर इस सारी से एक आदमी भी अपने आप को रीविजिट करके बेहतर पोजीशन पे पहुंच जाए तो पर्पस तो पूरा हो गया हमारा। असल तो चीज़ ही ये है ना कि अगर ये एक्सरसाइज चलती रहेगी तभी कोई चीज़ इससे थीसिस और एंटी थीसिस निकलेगा, उसके बाद सिंथेसिस आएगा ना। अगर ये एक तरफ का आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और एक मैथ्स का रूल आ जाएगा। हुद भाई साहब ने अभी 2 दिन पहले आर्टिकल लिखा है, आप पढ़ लीजिए जाके क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ही सिर्फ बायस हूँ, या अगर आपको लगता है कि और ये इस एज का पैशन है जो मेरे दिमाग पे हावी हो गया है, तो बात यह है कि और भी बहुत से लोग परेशान हैं कि अगर मेजॉरिटेरियन रूल इस तरह का आता है तो मसला यह है कि ऑपरेसिव फोर्सेस को पॉपुलर बनाने के लिए
صرف 2-4 لوگ ہی ہیں جو اگر ان کا نعرہ لگا دیں تو پاپولر ایک دن میں ہو جائیں گے وہ. یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ بہت ان پاپولر ہو گئے ہیں, اب دوبارہ پاپولیرٹی ان کی واپس نہیں آ سکتی, نہیں ہو سکتا ایسے. یہ پہلے بھی ہوئے تھے, ٹھیک ہے. ایوب خان صاحب کے اگینسٹ کس قسم کے لوگوں نے نعرے لگائے جس کے بعد وہ ریزائن کروایا گیا ان سے. یحییٰ خان صاحب کی آپ پاپولیرٹی کا گراف دیکھ لیجئے کتنا اوپر تھا, کہیں بھی نہیں تھا. مشرف صاحب کی پاپولیرٹی لال مسجد کے آپریشن کے بعد دیکھ لیجئے کہاں تھی, کہیں بھی نہیں تھی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واپس نہیں آئے گی پاپولیرٹی, تو یہ بھی غلط ہے. یہ اسی رفتار سے آئے گی. اس کی وجہ یہ کہ گئی بھی اسی رفتار سے ہے. یہ پرنسپل ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ اپنا انڈسٹریل کمپلیکس ختم کرو. یہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ پالیٹکس میں جو ٹرس پاس کیا ہوا اسے ختم کرو. یہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ آپ جن لوگوں کو لے کے آتے ہیں وہ ہماری مرضی کے بغیر آتے ہیں. ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ جو پہلے لائے تھے نا وہ اچھے تھے, وہ واپس لاؤ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ فریش فیسز نہیں آتے, وہ اسی لیے نہیں آتے کہ یہی ٹرائکا بنا ہوا ہے. اگر الیکشن کی کاسٹ ہی 20-25 کروڑ ہے, ہم آپ کو ڈس انفرنچائز ہو گئے ہیں پہلے. ہم ووٹ ڈالنے کی حیثیت تو رکھیں گے, کاؤنٹ کرنے کی بھی نہیں ہے ویسے ہمارے پاس. ڈالنے کی صرف ووٹ ہے ہمارے پاس, جو ہے وہ ایک اوپینین ہے کہ ہم گھر سے نکلیں گے, جا کے ووٹ ڈال کے آ جائیں گے. لیکن کیا ہم ریپرزینٹیٹو بن سکتے ہیں؟ 1700 ووٹ ہمارے لیے جان کو پڑا لاہور سے. عطا طارق وہاں سے جیتا جس کا حلقہ ہی نہیں تھا. صاف پانی پہ وہ بات کر رہا تھا, ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا آرسینک ہے اس پانی کے اندر. میں نے کل پروگرام میں بلایا اس کو, وہاں پر بحث کی. جبران ناصر کو کراچی سے 3000 ووٹ پڑا ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ انفارمڈ چوائسز اگر ہم نے اس سے امید لگانی ہے, یہ کل کو جا کے بہتر ہو جائیں گی, یہ بھی چلے مان لیے. آہستہ آہستہ یہ چلے گا, کل کو بہتر ہو جائے گا. ریورس بھی تو چیزیں ہوتی ہیں. روم بھی پہلے ریپبلک تھا, بعد میں کنگشپ بن گئی تھی بعد میں. تو ہمیں کیسے پتا کہ ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ صحیح طرف ہے یا واپسی کا سفر ہے؟ 60s کا پاکستان دیکھ لیجئے کہ آج سے بہتر نہیں تھا. اگر تھوڑا سا بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بیکورڈز جو ہے وہ ٹریجیکٹری چل رہی ہے انفارچونیٹلی ہماری. وہ اوپننس بھی نہیں ہے جو پہلے کسی دور میں تھوڑی بہت تھی, اب اس کا بھی ریورسل آ چکا ہے. تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ, ان کے پاس میں ہتھیار تو کوئی نہیں ہے نام کو اٹھانے چاہیے. ان کے پاس صرف پین ہے, ان کے پاس یہ سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے آپ سب نے ہمیں دیکھا اور ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں, اور آپ نے زاہد صاحب کے آرٹیکل پڑھے اور وہ یہاں پر بیٹھے ہیں. یہی تو طاقت ہے بیسکلی کہ انٹلیکچوئل ڈسکورس جو ہے, ٹو تھنک اینڈ ٹو اسپیک اینڈ ٹو رائٹ, دیٹ از دی اونلی پاور دیٹ یو گائز ہیو. اگر ڈسکورس کو بہتر کر لیں گے ساری ریاست ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ یہ اسٹیٹ جو بنتی ہے نا وہ اسی کلچر سے بنتی ہے, اور کلچر جو ہے وہ صرف ڈسکورس ہے. ہم اور آپ آپس میں کنورسیشن کیسے کرتے ہیں, اسی کا نام کلچر ہے. اس کے اوپر پوسٹ مین کا پورا ایک تھیسس ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاؤ وی کمیونیکیٹ آئیڈیاز ٹو ایچ ادر از بیسکلی کلچر. اور وہی کلچر کے بعد جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ پالیٹکس ہوتی ہے. تو پالیٹکس جو ہے وہ ریفلیکشن آف آر کلچر ہے. اسٹوڈنٹس کا کام یہ ہے کہ اگر یہ اس ڈسکورس کو بہتر کر لیں, اگر یہ نہ ہو کہ تم لفافے ہو, تم چور ہو, تم پٹواری ہو اور تم کچھ اور ہو, قومی یوتھ یا اس طرح کی باتیں. تو یہ اس ڈسکورس کو اگر آپ بہتر کر لیں گے تو یہ سارا پولیٹیکل سیٹ اپ اپنے آپ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ انفارم چوائسیز آ جائیں گی اگر آپ پڑھتے رہیں گے. میں نے اس دن ابھی کوٹ کیا ہے کہ تھامس پین نے جو کتاب لکھی 1772 میں, امریکہ کے اندر ایک مہینے میں 10 لاکھ کی سرکولیشن تھی. آج پاکستان میں 10 لاکھ کتاب میرا خیال ہے 24 کروڑ لوگ نہیں پڑھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے 70-80% لوگوں نے کریکولم کے باہر کبھی زندگی میں کتاب اٹھائی نہیں. میں کیسے مانوں کہ پولیٹیکل اوپینین کو میں نے ریویزٹ کیا ہوگا. تو یہ چیز ہے کہ یہ اس کلچر کو, اس انٹلیکچوئل ایکسرسائز کو بڑھانا پڑے گا. جتنی یہ پھیلے گی اتنی چوائسیز انفارم ہوں گی, اتنی ڈیموکریسی ریڈیم ہوگی, اتنے نئے چہرے اس نظام میں آئیں گے جو ابھی نہیں آ سکتے.